हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं एक अमन। आज के इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं 2025 का अकाउंटेंसी का पेपर। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में 25 एमसीक्यूज हैं और आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब से आपको इस चैनल पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, प्रोवाइड किए जाएंगे और उसको एक्सप्लेन भी किया जाएगा और आपका एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी यहाँ पे करवाई जाएगी, जिससे आप एग्ज़ाम में सिर्फ पास ही नहीं, बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं चैनल की ओर। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी ये चैनल शेयर कर दें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एरर विच डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कौन सी एरर से ट्रायल बैलेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आंसर है हमारा एरर ऑफ रिकॉर्डिंग टू ए रॉन्ग अकाउंट। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग टू ए रॉन्ग अकाउंट। अगर अमाउंट सही है, ठीक है, अमाउंट क्या है, सही है, लेकिन गलत अकाउंट का एंट्री हो गई है, तो डेबिट और क्रेडिट का जो बैलेंस है, जो टोटल है, वो क्या होगा, बराबर ही रहेगा। इसलिए ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। जैसे कि आपने फर्नीचर खरीदा, लेकिन फर्नीचर का नाम की जगह पे आपने क्या लिख दिया, मशीनरी लिख दिया, ठीक है, लेकिन अमाउंट तो 10,000 का 10,000 ही है। ठीक है, आपने 10,000 का फर्नीचर खरीदा, लेकिन आपने फर्नीचर की जगह पे उसको क्या लिख दिया, मशीनरी। तो मशीनरी लिख दिया, लेकिन अमाउंट क्या लिखा है, 10,000। तो इसीलिए क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस मैच हो जाती है, टोटल बराबर आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ अकाउंट्स नहीं लिख सकते, अकाउंट्स की गलती हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेवेन्यू रिजर्व। इनमें से रेवेन्यू रिजर्व नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन रेवेन्यू रिजर्व नहीं है। तो आंसर है हमारा कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट से बनता है और कैपिटल रिजर्व स्पेशल या कैपिटल प्रॉफिट से बनता है। ठीक है, कैपिटल रिजर्व कैसे बनता है, कोई लैंड बेचकर, ठीक है, प्रॉफिट हुआ उससे, फिक्स्ड एसेट्स बेच के। ठीक है, नेक्स्ट है, देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांजैक्शन इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में किस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो आंसर है नॉन इकोनॉमिकल। हम अकाउंट में क्रेडिट और इंटरनल चीज को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन नॉन इकोनॉमिकल को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि नॉन इकोनॉमिकल क्या होती है, ये मतलब हमारा पैसे से लेन देन नहीं होता है। ठीक है, अकाउंटिंग में हम वही व्यवहार लिखेंगे, वही ट्रांजैक्शन लिखेंगे जो मनी का हुआ हो। ठीक है, पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है। नॉन इकोनॉमिकल मनी का नहीं होता है। ठीक है, पैसे में लेन देन नहीं होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल दोज ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन वॉचमैन और बेथुमल and subsidiary books are again recorded in another books at the end of 15 days or a month or certain time interval. Such books is called. जनरल के बाद एंट्रीज किस बुक में ट्रांसफर होती है। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है हमें फोर्थ में। रोजमेल को हम कहते हैं जनरल, रोजमेल और बेथुमल को, ये हमारा जनरल है। ठीक है, तो जनरल है, तो कह रहे हैं कि रोजमेल के बाद, ठीक है, एंड में या 15 डेज या फिर मंथ, ठीक है, मंथ के एंड में एंट्री कहाँ होती है उसके बाद। ठीक है, जनरल के बाद एंट्री कहाँ होती है, सिंपल समझ लो कि जनरल के बाद एंट्री किस बुक में ट्रांसफर होती है। तो हमने क्या देखा है हमेशा कि जनरल के बाद एंट्री लेजर में जाती है। तो लेजर को क्या कहते हैं, आवरो। ये थोड़ा मिस्टेक है इधर,
ठीक है, आपकी पेपर में सही होगा। आवरो आंसर है, ठीक है। आवरो को क्या कहते हैं? लेजर, ठीक है। इसमें ट्रांसफर होती है जनरल से कहाँ? लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस में एंट्री ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन ग्रोस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रोस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटाए तो क्या मिलता है? तो आंसर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिजनेस का असली ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, ठीक है। फॉर्मूला दिखा देती हूँ आपको। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये ग्रोस प्रॉफिट जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर जीपी माइनस ओपी, ठीक है। और इसका सवाल अगर पूछा है तो आप सॉल्व कर देना फॉर्मूला पे रख के। ग्रोस प्रॉफिट समझ लो, एक मिनट सॉल्व कर दूंगा। जीपी है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ सको। जीपी और ओई मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ओपी मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया है समझ लो, 50,000 आपका है जीपी, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है आपका 10,000, ठीक है। तो आप दूसरा क्वेश्चन में ग्रोस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटाने से क्या मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है? तो हमें क्या मिलता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है। 40,000 हमारा क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो आंसर क्या है? ऑपरेटिंग सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेट द फर्स्ट स्टेप टू प्रिपेयर अकाउंट। क्वेश्चन कह रहा है अकाउंटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है, ठीक है। तो आंसर है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में रिपोर्ट करने लायक है या नहीं। अगर उसका पैसों पर असर है तभी रिपोर्ट होगा। जैसे कि फर्नीचर खरीदा 20,000 तो इसका रिपोर्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर विच स्टेज ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। ट्रायल बैलेंस किस स्टेज के बाद बनाया जाता है? मैंने आपको क्या बताया था, पहले जनरल की एंट्री जाएगी लेजर में, लेजर की एंट्री जाएगी ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। फिर से समझ, पहले आप क्या बनाओगे? जनरल बनाओगे, ठीक है। जनरल बनाने के बाद आप क्या बनाओगे? लेजर बनाओगे। लेजर बनाने के बाद आप ट्रायल बैलेंस। तो लेजर बनाने के बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, तो आंसर क्या है आपका? लेजर, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेप्रिसिएबल एसेट्स, ठीक है। कौन से एसेट्स पर डेप्रिसिएशन नहीं लगती, ठीक है। तो लैंड की वैल्यू नॉर्मल यूज से कम नहीं होती है, इसलिए लैंड पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं लगता, ठीक है, नहीं किया जाता उस पर। मशीन पर डेप्रिसिएशन लगेगा लेकिन लैंड पर नहीं लगेगा, ओके। तो हमारा ये लैंड, इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। नेक्स्ट है goodwill shown in the balance sheet at the time of retirement of a partner is recorded as। रिटायरमेंट के टाइम पर बैलेंस शीट में दिखाया गया गुडविल के ट्रीटमेंट क्या होता है, ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है।
तो आंसर है हमारा डेबिट साइड ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ऑल प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो। अगर गुडविल पहले से बैलेंस शीट में है तो रिटायरमेंट के समय उसे सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ किया जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट में गुडविल हो, समझ लो। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या है, गुडविल हो तो ओल्ड रेशियो में सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से डेबिट होगा। ओके, समझ में आया? अगर बैलेंस शीट में गुडविल शोन हो, ठीक है, गुडविल हो तो ठीक है, तो जो ओल्ड रेशियो में सभी पार्टनर्स के कैपिटल्स हैं वो डेबिट हो जाएंगे। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इक्वल, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो आंसर है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, the days sorry the day sorry the days sorry my mistake, थोड़ा बोल नहीं पा रही हूँ। the days work and सॉरी, आज पता नहीं क्या हुआ, मैं दिख कुछ और रहा है, बोल कुछ और रही हूँ। टाइम नहीं था इसलिए बहुत सुबह उठ के बनाना पड़ रहा है। फिर से मैं कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। वेट 1 मिनट। द डेज वर्क्स एज चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल। क्वेश्चन कह रहा है जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है। ठीक है, तो आंसर है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सेंटर। जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन हमेशा सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर होता है। ये जीएसटी से जुड़े फैसले लेते हैं। ठीक है, ये इनका काम है। नेक्स्ट, डेज अकाउंट सो दैट रिजर्व्स आर इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। कौन सा अकाउंट बताता है कि रिजर्व का पैसा बिजनेस से बाहर इन्वेस्ट किया गया है। तो ये हमें बताता है रिजर्व फंड। हमें बताता है रिजर्व फंड। जब रिजर्व का पैसा बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट कर दिया जाता है उसे रिजर्व फंड कहते हैं। कंपनी ने रिजर्व के पैसे गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। ये रिजर्व फंड होता है। नेक्स्ट है, एक मिनट। नेक्स्ट है when a transaction is totally omitted to be recorded in the general or the subsidiary books or the ledger, such an error is known as। क्वेश्चन कह रहा है अगर ट्रांजैक्शन को बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं किया गया हो तो उसे क्या कहते हैं। तो रिकॉर्ड ही नहीं किया गया है तो उसे कहते क्या है, तो उसे हम कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। जब कोई ट्रांजैक्शन पूरी तरह से छूट जाए, ठीक है, आपसे छूट जाए और रिकॉर्ड ही नहीं हो तो उसे हम एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि क्रेडिट परचेस हुई है लेकिन जनरल में एंट्री नहीं है, ठीक है, एंट्री नहीं हुई है तो उसे हम एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जनरली कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन आर ऑफ डेस टाइप। तो कॉन्ट्रा एंट्रीज कितने टाइप की होती हैं ये इसमें पूछ रहा है। तो कॉन्ट्रा एंट्री 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, 2 प्रकार की होती हैं, कैश बैंक में जमा करना
बैंक से कैश निकालना। तो दोनों में कैश और बैंक अकाउंट की यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, goods goes out for sample is debited to dash account। सैंपल के लिए दिए गए गुड्स किस अकाउंट में डेबिट होते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आंसर है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। आप 11th-12th में पढ़े ही होंगे, जब हम सैंपल्स के लिए गुड्स को निकालते हैं, तो देते हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, days means entries given at the end of the accounting year to close various accounts। क्वेश्चन कह रहा है कि अकाउंटिंग ईयर के एंड में अकाउंट्स क्लोज करने के लिए कौन सी एंट्री पास की जाती है? तो इसे हम कहते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज। जब अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है, तब इनकम और एक्सपेंस अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्लोजिंग एंट्री पास की जाती है। ईयर एंड मतलब क्लोजिंग एंट्री याद रखने के लिए एग्जाम में कैसे याद रखना है? ठीक है, ईयर एंड बोले, ठीक है, एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर बोले, तो आपको क्लोजिंग एंट्रीज माइंड में रखना है। ये याद करने का मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ठीक है, ईयर एंड, ठीक है, एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, तो आपको क्या समझना है? क्लोजिंग एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। व्हेन फंड्स बोरो डेज। क्वेश्चन कह रहा है लोन लेने पर अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफेक्ट होती है, क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो आंसर है हमारा इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटीज। लोन लेने से बिजनेस के पास कैश बढ़ता है, ठीक है, एसेट्स आती हैं, और लोन की लायबिलिटी भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कैश अकाउंट इज ए डैश। क्वेश्चन कह रहा है कैश अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, ठीक है, किस प्रकार का अकाउंट है? तो ये रियल अकाउंट है। कैश एक एसेट्स है, और अकाउंटिंग में सभी एसेट्स को रियल अकाउंट माना जाता है। ठीक है, जब एसेट्स की बात की जाए तो रियल अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेंट टू द ट्रेडर्स along with goods return which is purchased on credit। क्वेश्चन कह रहा है क्रेडिट पर खरीदा हुआ माल वापस भेजने पर बायर सप्लायर को क्या भेजता है? ठीक है, जो बायर है सप्लायर्स को क्या भेजता है? तो आंसर है हमारा डेबिट नोट। जब बायर गुड्स रिटर्न करता है तो सप्लायर को डेबिट नोट भेजता है, तो इससे सप्लायर को पता चलता है कि माल वापस आ गया है। ठीक है, जब बायर सेंड करे तो उसे डेबिट नोट कहते हैं, और जब सेलर सेंड करे तो उसे क्रेडिट नोट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इन दिस method all transactions are not recorded with single effect. Some transactions are recorded with one effect where others are recorded with double effect। क्वेश्चन कह रहा है किस सिस्टम में कुछ ट्रांजैक्शन का इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट और कुछ और डबल इफेक्ट रिकॉर्ड होता है। ये क्वेश्चन कह रहे हैं, फिर से क्वेश्चन समझा रहे हैं कि किस सिस्टम में कुछ ट्रांजैक्शन का इफेक्ट्स, आप सिंगल इफेक्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है, सिंगल इफेक्ट्स और कुछ का डबल इफेक्ट्स रिकॉर्ड होता है, तो इसे हम कहेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम।
सिंगल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए इनकम्प्लीट सिस्टम भी कहते हैं। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से समझा देती हूँ। इन दिस मेथड ऑल ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन से मेथड में ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होते हैं विथ सिंगल इफेक्ट। सम ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड विथ वन इफेक्ट वेयर अदर आर रिकॉर्डेड विथ डबल इफेक्ट। ठीक है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम में सिंगल इफेक्ट, ठीक है, और डबल सिंगल इफेक्ट को रिकॉर्ड हो जाते हैं, लेकिन जो डबल इफेक्ट होते हैं वो रिकॉर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं होता है, इसीलिए इसे इनकम्प्लीट सिस्टम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक कीप फॉर कीपिंग ए रिकॉर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ स्मॉल एक्सपेंसेस इज नोन एज डेज। तो आंसर है हमारा पेटी कैश बुक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, छोटे छोटे डेली एक्सपेंस किस बुक्स में लिखे जाते हैं, ये हमारा कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, स्मॉल एक्सपेंस मतलब छोटे मोटे एक्सपेंस, ठीक है, या फिर डेली एक्सपेंस कह सकते हैं। तो पेटी कैश बुक में रोज के खर्च, ठीक है, जो रोज के खर्च होते हैं, डेली खर्च होते हैं, उसे हम पेटी कैश बुक में रिपोर्ट करते हैं, जैसे कुरियर चार्ज, टी एक्सपेंस, पोस्टेज, ये सब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ ए कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसको, यहाँ पे मैं समझाऊंगी, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट को निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट को निकालेंगे। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, तो चलते हैं, समझना अच्छे से। ठीक है, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी में शॉर्ट में लिखूँ, जगह नहीं है, जीपी। तो सेल्स, एस का मतलब सेल्स समझना, सेल्स माइनस सी ओ जी एस। ठीक है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मैंने शॉर्ट में नेम लिख दिया है। ओके, तो सेल कितना है, 80 लाख माइनस COGS कितना है, 6 लाख। ठीक है, तो घटाने पे कितना आएगा, 2 लाख। ठीक है, कितना आएगा, 2 लाख। तो हमारा ये क्या निकला, जीपी निकला। ये क्या है, जीपी। ठीक है, तो अब हम इसको साइड में कर देते हैं। तो हमारा जीपी कितना आया, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, 2 लाख आ गया। ओके, तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं है। ठीक है, तो GPR। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड में सेल्स मल्टीप्लाई 100। ध्यान से देख लें, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स मल्टीप्लाई 100। ठीक है, मैं जीपी डिवाइड में सेल मल्टीप्लाई 100। ओके, अब हम यहाँ पे अमाउंट पुट करेंगे। तो एक मिनट, जीपी हमारा 2 लाख था। ठीक है, 8 लाख हमारा है सेल्स मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर पे क्या कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना इसका। ठीक है, नहीं तो फिर मैं अभी करके दिखा देती हूँ आपके सामने।
चलिए आपको कैसे करना है, मेरे पास भी कैलकुलेटर आ गया, मैं भी कैलसी ले लिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, टू टू लेख है, ठीक है, ओके, 2 लाख मल्टीप्लाई 100, फिर डिवाइड 8 लेख करेंगे, तो आंसर हमारा आएगा 25%। आंसर क्या आएगा, 25%। क्या करना है, कैलकुलेटर लीजिए, मैं भी कैलकुलेटर लेके बैठी हूँ। ठीक है, ये मैं आपको सिखाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर मैं डायरेक्ट आंसर बताकर हट जाती। 2 लाख मल्टीप्लाई 100, फिर आंसर जो आया उसको हम डिवाइड कर देंगे 8 लाख से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25%। ओके, आंसर क्या है हमारा 25%। ईजी था ना। नेक्स्ट चलते हैं हम, द सब्सिडरी books in which the transaction which are not recorded in any other subsidiary books are recorded is known as। क्वेश्चन कहता है, ध्यान से पढ़ो, ठीक है, the subsidiary books in which the transaction which are not recorded in any other subsidiary books are recorded is known as। जो ट्रांजैक्शन किसी भी सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते उन्हें किस बुक में लिखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो आंसर है जनरल प्रॉपर्टी। ठीक है, कुछ स्पेशल एंट्रीज जो परचेज बुक या सेल्स बुक में नहीं आती उन्हें हम जनरल प्रॉपर्टी में रिकॉर्ड करते हैं। ये हमारा आ गया है, ठीक है, प्रैक्टिकल आ गया है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अब हम इसको अच्छे से करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो पहला स्टेप है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करना। पहले हम फॉर्मूलाज देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का। हमें क्या क्या चाहिए वो हमें खुद ही पता चल जाएगा, हमेशा ऐसे ही करना। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, पहले फॉर्मूला लिखना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, ये प्रॉफिट है। तो हमें क्या चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सेल तो दिया ही है, नेट सेल 7,50,000, 7,50,000, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए, ठीक है, हमें क्या क्या कैसे निकालना है हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टेप 1, सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, देखिए कैसे सॉल्व करना है। पहले हमें जो फाइंड करना है वो फॉर्मूले लिखना है, फिर उसमें हमें क्या चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, जीपी माइनस ओ ई। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास क्या है, ओ ई है, क्या है, ओ ई मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,50,000। हमारे पास क्या नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमें क्या फाइंड करना है, पहले हमें क्या निकालना है, जीपी निकालना है। क्या निकालना है, जीपी। जीपी निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस सीओ जी एस, सेल्स माइनस सीओ जी एस। ठीक है, तो क्या करना है, सेल्स हमारा है 7,50,000, आप कैलकुलेटर में लिखिए 7,50,000 माइनस 3,00,000, तो आपका कितना आ जाएगा, 4,50,000, 4,50,000। तो जीपी कितना हो गया आपका, 4,50,000। कितना हो गया, आपने इससे इससे माइनस किया तो 4,50,000 आया सेल्स में से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस किया, 4,50,000 आया। ठीक है, तब ओपी का फॉर्मूला निकाल लेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या था, जीपी
माइनस ओपी सॉरी OE ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जीपी कितना है 4,50,000 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 1,50,000। तो आपको घटाने पे कितना मिला 3 लाख। कितना 3 लाख। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 3 लाख। आप फॉर्मूला रखेंगे OPR ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेल्स नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा कितना था 3 लाख। आप कहीं लिख लीजिए मल्टीप्लाई 100। ठीक है सॉरी फिर मल्टीप्लाई 100। सेल्स कितना है 7,50,000 और 7,50,000। तो 3 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में 7,50,000। तो आपका आंसर आएगा एक बार सॉरी मेरा ये जो कैलकुलेटर है चल नहीं रहा है। एक मिनट अचानक से ही बंद हुआ है। एक मिनट कैलकुलेटर चल नहीं रहा है मेरा। चलिए फिर से हम बताते हैं। अपना कैलकुलेटर लीजिए 3 लाख। ठीक है मल्टीप्लाई 100। ठीक है फिर डिवाइड में 7,50,000। तो कितना परसेंट आ गया 40%। आंसर कितना आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का आंसर क्या है 40%। स्टेप्स बता ही दिया। हाँ माय गॉड सॉरी मेरा बेबी अचानक से आ गया मैं डर गई। तो आंसर आया हमारा 40%। हमने क्या देखा पहले फॉर्मूला रखा। ठीक है फॉर्मूला रखने पर हमें देखना है कि हमें क्या क्या निकालना है और वो निकालने के लिए हमें क्या फाइंड करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। ठीक है नेक्स्ट आते हैं which of the following is not a form of laser। which of the following is not a form of laser। इनमें से लेजर का फॉर्म कौन सा नहीं है। तो आंसर है एनालिसिस लेजर। लेजर को कॉमन फॉर्म में होते हैं। ठीक है लेजर के कॉमन फॉर्म्स होते हैं जैसे बाउंड बुक लेजर। ठीक है लूज लीफ लेजर, कार्ड लेजर, एनालिसिस लेजर, स्टैंडर्ड लेजर का फॉर्म नहीं होता है। ठीक है आई होप आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और पार्ट 2 के लिए आपको वेट करना होगा। ठीक है ओके तो चलते हैं बाय। थैंक यू प्लीज़ लाइक करना ना भूलें।